हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज की इस लेक्चर में हम यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स के संदर्भ में ऊर्जा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने पिछले दो लेक्चर्स में कृषिगत उत्पादन के आंकड़ों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने भारत के संदर्भ में कृषिगत आंकड़ों की बात की। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने विश्व के संदर्भ में कृषिगत उत्पादन के आंकड़ों की बात की, जिसमें हमने भारत का स्थान देखा अलग अलग खाद्यान्न फसलों में, अलग अलग तिलहन और ऑयल सीड्स में, तिलहन फसलों में और पल्सेस में। तो हमने सबको देखा था, एमएसपी को भी देखा हमने कि किन किन फसलों के लिए कितनी एमएसपी निर्धारित की गई है। उसी सीरीज में अब हम ऊर्जा क्षेत्र के बारे में आज के लेक्चर में बात करेंगे। देखिए, ऊर्जा क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी कोयला संकट देखा जा रहा है, उसी संदर्भ में आपसे इस बार ऊर्जा क्षेत्र से भी, जैसे कि अक्सर क्वेश्चन तो आता ही है यहाँ से कि कौन से क्षेत्र में किस सोर्स से कितनी बिजली बनाई जाती है, कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या लक्ष्य हैं एनर्जी से संबंधित हमारे भारत के और उत्तर प्रदेश राज्य के पर्टिकुलर, तो यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। और यहाँ से इस बार तो आने की पूरी और भी ज़्यादा संभावना हो गई है। जैसे कि एनर्जी, जो कोयले का संकट आया है, कोयला क्राइसिस आया है, उसके बाद से यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इस सेक्शन को किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। और ये बहुत ही इजी सेक्शन है। आप आराम से यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से एक दो क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप आराम से उसको ग्रैस्प कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे, अगर सिर्फ एक से दो बार आप इसको लेक्चर को देख लें। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक से, ऊर्जा क्षेत्र से, यानी कि एनर्जी सेक्टर से। देखिए, एनर्जी सेक्टर के मामले में 30 अप्रैल 2021 तक भारत की कुल स्थापित जो क्षमता है वो 382.73 गीगावाट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो क्षमता है अभी हमारी वो 382 गीगावाट है। तो अब इस जितनी भी क्षमता है इसमें हम डिवाइड करते हैं अलग अलग, जैसे कि हाइड्रो पावर से कितनी एनर्जी डेवलप हो रही है, न्यूक्लियर पावर से कितनी डेवलप हो रही है, रिन्यूएबल से कितनी डेवलप हो रही है, थर्मल पावर से कितनी हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इस एनर्जी प्रोडक्शन में या एनर्जी की संस्थापित क्षमता में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो तापीय ऊर्जा का है, यानी कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट का है, यानी कि 61.3%। इसका मतलब ये है, 61.3% होने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोयले के उत्पादन से अभी हमारे यहाँ जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें 61% उत्पादन कोयले से होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए और भी इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कोयला क्राइसिस की वजह से, कोयला संकट की वजह से। तो 61.3% जो उत्पादन होता है हमारे यहाँ वो किससे होता है? थर्मल पावर से। तो थर्मल पावर का एक कौन सी होती है? कोयले से चलने वाली। दूसरे नंबर पे है पन बिजली, यानी कि पानी से 12.2%, ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, ये 24.8%। और चौथे नंबर पे है न्यूक्लियर एनर्जी से 1.8% का योगदान है। यानी कि हमारे यहाँ जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है बिजली का, उसमें पहले स्थान पर तो हमारे यहाँ कौन है? कोल, यानी कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिससे हमारे यहाँ बिजली बनाई जाती है, उसमें थर्मल पावर का स्थान है। पहले नंबर पे हमारे यहाँ थर्मल पावर का स्थान है, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का स्थान है, और पहले नंबर पे कोल का है, कोल। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ कौन है? रिन्यूएबल एनर्जी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन है हमारे यहाँ? हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से चलने वाली, पानी से बनाई जाने वाली बिजली। और चौथे नंबर पे है न्यूक्लियर पावर का स्थान। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ये इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला है इसमें आगे कि सितंबर 2013 में शुरू की गई सौभाग्य योजना। अब इस सीरीज में आपकी ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित दो स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारी सौभाग्य योजना और एक है पीएम कुसुम योजना। ये दोनों आपकी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स हैं, ये इसलिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस बार। तो सौभाग्य योजना ये जो शुरू की गई थी, इसके तहत मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने घरेलू विद्युतीकरण में 100% संतृप्ति हासिल कर ली है। यानी कि ये जो राज्य है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 100% जो घरेलू विद्युतीकरण है, यानी कि होम जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 100% कवर कर लिया गया है। अब हमारे यहाँ 100% जो इलेक्ट्रिसिटी कवर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में 10% बिजली की आपूर्ति करा दी गई हो, जितना वहाँ पर घर हैं उसके 10% तक, घरों के 10% तक अगर बिजली पहुँच गई है तो इसका मतलब ये है कि वो 100% इलेक्ट्रीफाइड गाँव है या 100% इलेक्ट्रीफाइड वो शहर है या ज़िला है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बिजली को डिफाइन किया गया है, आप बिजली की आपूर्ति को। अब आगे है इसमें कुल 30
केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों में लगभग 100% घरेलू विद्युतीकरण है, यानी कि 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। कुल हमारे यहाँ के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उनमें टोटल जितने हैं उसमें से 30 जो हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 30 राज्य हमारे 100% इलेक्ट्रीफाइड हैं, 100% इलेक्ट्रीफाइड हैं। और वो जो परिभाषा है वो हमने आपको बताई कि जिस क्षेत्र में 10% घर इलेक्ट्रीफाइड हो गए हों तो वहाँ पर 100% उसको इलेक्ट्रीफाइड कंसिडर कर लिया जाता है। ये हमारे यहाँ की गंदी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक की। अब आगे है ऊर्जा घाटा। पहले जो 2013-14 में 4.2% था, यानी कि जितना एनर्जी का प्रोडक्शन होता था, अगर 100 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसका 4.2% वो लॉस हो जाता था। अब वो घटकर कितना हो गया है 0.4%। जो मुख्य घाटा है यानी कि पीक डेफिसिट वो कितना है, वो भी 0.4% हो गया है घटकर। पहले ये 4.5% के स्तर पर था। तो जो हमारे यहाँ एनर्जी डेफिसिट था वो भी घटकर कम हो गया है और जो पीक डेफिसिट था वो भी घटकर कम हो गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाएंगे। फिर है जो अधिकतम मांग है वो 2013-14 में 1,35,918 गीगावाट से बढ़कर कितनी हो गई है, 1,90,000 गीगावाट हो गई है, यानी कि 200 गीगावाट के आसपास हो गई है। ऊर्जा उपलब्धता जो कि 565 BU से बढ़कर कितनी हो गई है, 2018 में 764। अब देखते हैं कुछ हम अलग अलग आंकड़े, जैसे कि अक्षय ऊर्जा अवसंरचना, जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें अक्षय ऊर्जा में सहायता देने के लिए ये अलग अलग संस्थान हैं जो कि अक्षय ऊर्जा के लिए सहायता देते हैं। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार कि सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ अक्षय विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट ने 100% FDI यहाँ पर अप्रूव कर दी है। 100% FDI रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 100% FDI गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, यानी कि यहाँ पर इसकी अनुमति दे दी है। अब यहाँ पर परमिशन दे दी गई है कि 100% FDI आने की यहाँ पर अनुमति ऑटोमेटिक रूट से दे दी गई है। दो रूट होते हैं FDI के, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट। तो जैसे मान लीजिए 100% में से अगर 74% ऑटोमेटिक रूट से है और बाकी का गवर्नमेंट अप्रूव्ड से, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि 100% अनुमति दे दी गई हो तो उसमें ऐसा हो कि 76% तो ऑटोमेटिक रूट से हो, यानी कि 76% के लिए किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आके FDI कर दीजिए, और बाकी 24% के लिए FDI में अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है FDI का सरकार के द्वारा। अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि हमारा एनर्जी से संबंधित है, वो लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स है। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स ये क्या बताता है, ये अलग अलग देशों को रैंक करता है एनर्जी के सेक्टर में कि अलग अलग देशों की क्या रैंक है और उनकी क्या स्थिति है एनर्जी के सेक्टर में। तो उसी संदर्भ में ये रैंक करता है। तो लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2019 ने एशिया पैसिफिक के 25 देशों को पावर सेक्टर के विभिन्न पैमानों पर रखा, जिसमें पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर उत्तर में रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों तक इसको कंसिडर किया गया है। इस सूचकांक में अब इंपॉर्टेंट क्या है, लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2019 में सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर है। किस क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। पहला अमेरिका का है, दूसरा चाइना का, तीसरा जापान का, उसके बाद चौथा किसका है, भारत का स्थान है। अब अक्षय ऊर्जा जो है, अक्षय ऊर्जा का आपको लक्ष्य भी पता होना चाहिए। भारत ने जो डिसाइड किया है, भारत सरकार ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब इसमें इसका कैटेगराइजेशन भी पता होना चाहिए। 175 गीगावाट का सरकार ने लक्ष्य तो रखा है, लेकिन उसमें से सौर ऊर्जा से कितना है, 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी से 60 गीगावाट, बायो एनर्जी से 10 गीगावाट और लघुपन बिजली से जितने भी शॉर्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनसे 5 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें 100 गीगावाट तो आपका सोलर एनर्जी से, इसके बाद 60 गीगावाट किससे है, आपका विंड एनर्जी से कितना है, 60 गीगावाट दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है आपकी बायो एनर्जी से आपका कितना है, 10 गीगावाट, और जो शॉर्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनसे कितना है, आपका 5 गीगावाट। तो ये सारा लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। लेकिन अब राष्ट्रीय सौर मिशन के निर्धारित 100 गीगा, अब इसमें से भी कैटेगराइज करते हैं। देखिए जैसे कि आपने देखा कि सरकार ने कितना जो सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 100 गीगावाट, लेकिन इस सौर ऊर्जा में इसके 100 गीगावाट के लक्ष्य में 40 गीगावाट जो है वो सोलर रूफटॉप से। अब सोलर रूफटॉप कौन से हैं, आपने कई बार सुना होगा कि सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है जो छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए या सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो वो सोलर गीगावाट जो सोलर रूफ प्लांट है उससे जो लक्ष्य रखा गया है 40 गीगावाट का है, और बाकी 60 गीगावाट किस तरह, जो मध्यम स्तरीय ग्रिड संबंध सौर विद्युत परियोजनाएं होती हैं वो कौन सी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सरकार द्वारा, जैसे चाहे राज्य सरकार हो
चाहे केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा जो सोलर पार्क बनाए जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाए जाते हैं और वहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को सोलर पार्क की संज्ञा दी जाती है या उनके नाम से जाना जाता है। तो सोलर पार्क के थ्रू जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना है? वो लक्ष्य 60 गीगावाट है। यहाँ हम पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम सोलर एनर्जी की बात करें, वो हमारा 100 गीगावाट का लक्ष्य है। इस 100 गीगावाट में 40 गीगावाट हमारा सोलर रूफटॉप से है, यानी कि घरों की छतों पे लगाने से हमें प्राप्त करना है, और 60 गीगावाट का जो लक्ष्य पूरा करना है वो सोलर पार्क के जरिए पूरा करना है, यानी कि जो स्टेट्स अपने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू यहाँ पर सोलर प्रोडक्शन करेंगे। अब है, जैसे कि आपको पता होगा कि यूएनएफसीसी की जो 22वीं बैठक हुई थी 15 नवंबर 2016 को, उसमें मारेकश में, मोरक्को के मारेकश जगह में जो ये हुआ था बैठक, उसमें इसको हस्ताक्षर किया गया था। इस अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को हस्ताक्षर किया गया था। अब इसमें क्या हुआ था? 30 नवंबर 2015 को जो COP21 हुआ था, इसमें सोलर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने पे बात की गई थी। आईएसए का मुख्यालय 25 जनवरी 2016 का शिलान्यास गुरुग्राम हरियाणा में भारत में किया गया, और ये पहला इंटरनेशनल अलायंस है वो जिस हेडक्वार्टर है जो भारत में स्थित है, इसका सचिवालय का उद्घाटन किया गया। अब इसके फ्रेमवर्क के तहत भारत, फ्रांस, ब्राजील सहित अन्य 20 देशों ने COP22 के साथ 2016 में मारेकश में, मोरक्को में हस्ताक्षर किए, यानी कि 2015 में COP21 के तहत इसको बनाने का निर्णय लिया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, और उसके बाद 2022 में मारेकश में ब्राज़ील, भारत और फ्रांस ने अलग देशों के 20 अन्य देशों के साथ इस पर हस्ताक्षर किए। अब इसमें आगे है कि पेरिस समझौते के तहत 2021 से 30 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? 2030 तक ये पेरिस क्लाइमेट के तहत, पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था, जो उसमें लक्ष्य रखा गया है 2021 से 30 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित लक्ष्य है, उसमें क्या है भारत का लक्ष्य? 2030 तक अपनी जीडीपी के उत्सर्जनों की तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत का जो उत्सर्जन स्तर है, जितना भी कार्बन उत्सर्जन है, उसको 2005 के स्तर से 35% तक कम करना। आगे है इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करके और कम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण की सहायता से 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधन, यानी कि जितने भी नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, उनका 40% संचयी विद्युत की स्थापित क्षमता हासिल करना। भारत ने 92 गीगावाट संचयी या स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़ी पनबिजली को छोड़कर हासिल की है, जिसमें से ये आगे डेटा दिया गया है। अप्रैल 2014 से जनवरी 2021 तक ये अक्षय ऊर्जा की क्षमता में 2.5 गुना वृद्धि हुई है भारत में। वैश्विक रूप से भारत विश्व आज अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता में 4थे स्थान पर है, पवन विद्युत में 4थे स्थान पर, और सौर विद्युत क्षमता में 5वें स्थान पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। पवन एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, उसमें भी भारत 4थे स्थान पर है, और जो सोलर एनर्जी है उसकी क्षमता में, उसकी कैपेसिटी में भारत 5वें स्थान पर है। अब भारत के अंदर ही देख लेते हैं अलग अलग राज्यों की स्थिति। जो स्थापित राज्यवार ग्रिड इंटरएक्टिविटी पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के मामले में तमिलनाडु का पहला स्थान है सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आप नोटिस करेंगे विंड एनर्जी के मामले में सारे स्टेट वही हैं, ज़्यादातर 3 स्टेट्स को छोड़ के, जो कि कोस्टल स्टेट है, यानी कि तटीय राज्य हैं, समुद्र तटों से लगे हुए हैं, जैसे तमिलनाडु, आपका गुजरात, आपका कर्नाटक, केरल। अब हम मध्य प्रदेश को छोड़ दें, राजस्थान को छोड़ दें और तेलंगाना को छोड़ दें, तो महाराष्ट्र, फिर आपका आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य तो आपके तटीय राज्य हैं। तो यहीं पर ही स्थापित क्षमता जो है पवन ऊर्जा की सबसे ज़्यादा है। अब इसी तरह आगे ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2020 की रिपोर्ट में भारत में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों की परियोजनाओं में 64.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो निवेश है वो आकर्षित किया गया है। तो जैसे कि भारत ने 100% FDI की अनुमति दे दी है एनर्जी सेक्टर में, तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, FDI भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो हमने अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, वो है PM कुसुम योजना। इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है, PM कुसुम और सौभाग्य योजना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य कौन सी है? सहज बिजली हर घर योजना। और ये PM कुसुम योजना जो है ये कृषि किसानों के लिए है, उनको ट्यूबवेल और सोलर प्लांट लगाने की योजना है। 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों का सौरीकरण यानी कि सोलराइजेशन करके स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की विश्व की सबसे बड़ी पहल है, विश्व की एक सबसे बड़ी पहल। अब रूफटॉप कार्यक्रम जो फेज़ 1 है, इसकी शुरुआत 30 दिसंबर 2015 को की गई थी। 2022 तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखकर फरवरी 2019 में रूफटॉप फेज़ 2 शुरू किया गया। अब राष्ट्रीय सौर मिशन देख लेते हैं, सोलर मिशन। तो इसको देश के ज़्यादातर हिस्सों में 300 दिवसों के से ये कुछ डेटा बताया गया है इसमें। अब इसमें क्या बताया गया है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को 11 जनवरी 2010 को लॉन्च किया गया। इसके अलावा
ग्रिड इंटरएक्टिविटी सौर ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे स्थान पर, आपका महाराष्ट्र चौथे स्थान पर, राजस्थान पांचवें पर, तमिलनाडु छठे पर, तेलंगाना सातवें पर, मध्य प्रदेश आठवें पर और 90 नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो 90 नंबर उत्तर प्रदेश का सोलर एनर्जी के मामले में 9वां स्थान है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टेट वही आगे हैं सोलर एनर्जी के मामले में जहां पर जो कि इक्वेटर के पास हैं, यानी कि जो बिल्कुल उष्ण कटिबंध में आते हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, यानी कि 23 डिग्री से ऊपर के रीजन में है, क्योंकि मकर जो कर्क रेखा है वो इसके नीचे से निकल के जाती है, मध्य प्रदेश से होकर, ना कि यूपी से होकर। तो मकर कर्क रेखा के ऊपर के स्थान पर है, ऊपर के एरिया में है, तो इसलिए ये उपोष्ण रीजन में है। तो जो कर्क रेखा के अंदर नीचे है, यानी कि आपका इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच के जो क्षेत्र हैं वही आप देखेंगे कि उन्हीं का ही जो सोलर एनर्जी के कैपेसिटी के मामले में वही क्षेत्र जो है आगे हैं। इसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा डिटेल दे रखी है। 2021-22 तक कम से कम 50 सोलर पार्कों की स्थापना करने के लिए सौर पार्क की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट सरकार के द्वारा किया गया है और 42 सौर पार्क अनुमोदित किए गए हैं कुल 26,801 मेगावाट की क्षमता के साथ। तो ये इसमें सारा डेटा दिया गया है अलग अलग। अटल ज्योति योजना चरण 3-2 के तहत 31 दिसंबर 2020 तक संचयी रूप से 90,901 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी हमारे द्वीप समूह को हरा भरा बनाने संबंधी कार्यक्रम के तहत मार्च 2021 तक 52 मेगावाट की वितरित ग्रिड संबंधी सौर फोटोवोल्टिक पावर योजनाओं की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2021 तक 52 मेगावाट की क्षमता के साथ द्वीप समूहों में जितने भी आइलैंड हमारे स्टेट्स हैं, जैसे कि दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी को 52 मेगावाट की ग्रिड संबंधी सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना की स्थापना करने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। तो एनर्जी सेक्टर में हमारे यही इतना ही था। इसके अलावा हम कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखेंगे कल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।